तो रेलवे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, उसकी ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले जॉब कार्ड से। तो जैसे कि हमने बात किया था, जॉब कार्ड क्या होता है, किसी भी काम को करने के लिए बेसिकली हमारे पास एक फॉर्म होता है। जैसे कि रेलवे में किसी भी मेंटेनेंस अगर काम करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें ट्रेन का अगर कुछ इंटीरियर अगर कुछ सिस्टम में अगर फॉल्ट हो जाता है, जैसे कि मान लेते हैं कुछ अनाउंसमेंट सिस्टम में अगर फॉल्ट आ जाता है, तो अनाउंसमेंट सिस्टम को अगर हमें रिप्लेस करना होगा, तो कोई टेक्निकल काम करना होगा, तो एक हमें फॉर्म भरना होता है, और वो जो फॉर्म होता है उसे ही बेसिकली बोला जाता है जॉब कार्ड, राइट। PPIO इशू जॉब कार्ड ओनली व्हेन ट्रेन हैज़ कम इन IBL। जब हमारी ट्रेन IBL में आ जाती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमारी ट्रेन IBL में ही हो, जब हमारी ट्रेन डिपो में आ जाती है, जब हमारी ट्रेन यार्ड में आ जाती है, तो ऐसे केस में जो PPIO होता है वो जॉब कार्ड इशू करता है। और जो जॉब कार्ड होता है कुछ नहीं होता है, एक फॉर्म होता है जिसमें हम लोग पूरा डिटेल लिखते हैं, जो काम करना होता है हमारी ट्रेन में, जो मेंटेनेंस का काम करना होता है, जो फॉल्ट रेक्टिफिकेशन का काम करना होता है, उसका पूरा हम लोग डिटेल लिखते हैं। और फिर उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि हमें फिल करना होता है, जैसे कि वो जॉब कार्ड किसके नाम पे लिया जा रहा है, कितने टाइम पे लिया जा रहा है, और वो जॉब कार्ड क्यों लिया जा रहा है, क्या फ़ॉल्ट हुआ है, कितने बजे फ़ॉल्ट हुआ है, और फिर वो जो फ़ॉल्ट हुआ है उसको रेक्टिफाई करने के लिए कितना टाइम लगेगा, और रेक्टिफिकेशन किस तरीके से किया गया है, क्या रेक्टिफाई किया गया है, क्या मतलब एक्शन लिया गया फॉल्ट के बिहाफ में। तो ये सारा मतलब डिटेल इन्फॉर्मेशन मतलब मेंशन की होती है जॉब कार्ड में। PPIO डू एंट्री ऑफ जॉब कार्ड इन लॉग बुक एंड PPIO इशू द जॉब कार्ड टू इंस्पेक्शन इंचार्ज इज रिस्पॉन्सिबल टू मॉनिटर ऑल द जॉब कार्ड। तो यहाँ पर ये इंस्पेक्शन इंचार्ज क्या होता है, रेलवे में जो रोलिंग स्टॉक डिपार्टमेंट होता है उसमें एक डिपार्टमेंट होता है इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। अब ये जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट होता है ये ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रेन की फिटनेस के लिए। ट्रेन की फिटनेस इन द सेंस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ट्रेन में अगर छोटा सी भी अगर कोई फॉल्ट आ जाता है, तो ऐसे केस में हमारी ट्रेन अनफिट हो जाएंगी, राइट। अभी वो जो ट्रेन है उसकी फिटनेस देने का काम कौन करेगा, ट्रेन अनफिट हो गई है तो अनफिट क्यों हुई है, कोई फॉल्ट की वजह से हुई है, अभी वो फॉल्ट को रेक्टिफाई करना होगा। फॉल्ट रेक्टिफाई करने के बाद हमारी ट्रेन फिट हो जाएंगी, और जब ट्रेन फिट हो जाएंगी ट्रेन को हम लोग मेन लाइन पे भेजेंगे। तो ये सब काम किसका होता है, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का होता है, राइट। तो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ये ऐसा डिपार्टमेंट होता है रेलवे में रोलिंग स्टॉक में, जो कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रेन के फिटनेस के लिए। ट्रेन में अगर कुछ फॉल्ट हो जाता है उसको रेक्टिफाई करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, पावर ब्लॉक लेने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, अंडर फ्रेम चेक करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये डिपार्टमेंट होता है इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, राइट। तो जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट होता है, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट पे एक इंचार्ज होता है जिसे बेसिकली बोला जाता है इंस्पेक्शन इंचार्ज। अब ये जो इंस्पेक्शन इंचार्ज होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल होता है जॉब कार्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सपोज एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है, ट्रेन में एक फॉल्ट आ गया है, ट्रेन की जो बोगी है, या फिर मान लेते हैं ट्रेन का जो ब्रेक ब्लॉक है उसे क्या करना है, चेंज करना है, ट्रेन का ब्रेक ब्लॉक चेंज करना है। अब ये जो ब्रेक ब्लॉक चेंज करने का काम है कौन करेगा, ये बेसिकली इसके लिए एक दूसरा डिपार्टमेंट होता है, अलॉट किया होता है, राइट। तो जो पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट होगा वो क्या करेगा, ब्रेक ब्लॉक चेक करेगा, राइट। अभी वो ब्रेक ब्लॉक चेक करेगा, इसे चेंज करेगा, इसे कहाँ पर मेंशन किया जाएगा, जॉब कार्ड में मेंशन किया जाएगा। तो इसको सुपरवाइज करने का काम कौन करेगा, इंस्पेक्शन का पर्सन करेगा, राइट। तो जो इंस्पेक्शन का जो पर्सन है जिसको हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं इंस्पेक्शन सुपरवाइज़र, या फिर बोल सकते हैं इंस्पेक्शन इंचार्ज। तो जो इंस्पेक्शन इंचार्ज होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सारे जॉब कार्ड को मॉनिटर करने के लिए। मतलब सारे जॉब कार्ड को मॉनिटर कौन करेगा, इंस्पेक्शन इंचार्ज करेगा। और जो जॉब कार्ड होता है, एट अ टाइम किसी ट्रेन में मल्टीपल फॉल्ट आ जाते हैं, तो ऐसे केस में मल्टीपल जॉब कार्ड ओपन करना होता है, और वो जो मल्टीपल जॉब कार्ड है उसे मॉनिटर करने का काम कौन करेगा, इंस्पेक्शन इंचार्ज करेगा, इंस्पेक्शन सुपरवाइज़र करेगा, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, ऑल जॉब कार्ड शूड क्लोज टू सेंड द ट्रेन इन मेन लाइन। जब भी ट्रेन को मेन लाइन पर भेजा जाएगा तो उससे पहला क्या होना चाहिए, जॉब कार्ड क्लोज होना चाहिए। जॉब कार्ड क्यों क्लोज होना चाहिए, क्योंकि अगर जॉब कार्ड अगर क्लोज होगा तो इसका मतलब सारे फॉल्ट रेक्टिफाई। फॉल्ट अगर रेक्टिफाई, हमारी ट्रेन फिट है, ट्रेन हमारी फिट है तो ट्रेन हमारी मेन लाइन पर जाएंगी। तो ट्रेन को मेन लाइन पर भेजने से पहले सारे जॉब कार्ड क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। मल्टीपल जॉब कार्ड कैन बी इशू अंडर सेम प्रिकॉशन। मल्टीपल जॉब कार्ड इशू कर सकते हैं सेम प्रिकॉशन के लिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मल्टीपल जॉब कार्ड इशू कर सकते हैं किसी भी ट्रेन के लिए, राइट। फिर उसके बाद में अगर हम लोग देखें रिपरकशन, रिपरकशन क्या होता है, रिपरकशन इज द प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू फॉल्ट। रिपरकशन का मतलब क्या होता है, रिपरकशन मतलब फॉल्ट की वजह से जो प्रॉब्लम अराइज हो रही होती है उसी को ही बेसिकली बोला जाता है रिपरकशन, राइट। कोई फॉल्ट हुआ है, फॉल्ट की वजह से जो मतलब प्रॉब्लम जो अराइज होती है उसको बेसिकली बोला जाता है रिपरकशन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है उसमें TCCU फेल हो गया, राइट। TCCU फेल होने की वजह से होगा क्या, जो कम्युनिकेशन यूनिट होगा काम नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेशन यूनिट काम नहीं कर पाएगा, तो ऐसे केस में कम्युनिकेशन फेलियर बताएगा। कम्युनिकेशन फेलियर की वजह से क्या क्या इशू हो रहा है तो उसी को ही बोला जाता है रिपरकशन। फेलियर हिस्ट्री इज जस्ट लाइक
failure history, we can skip this point, right? Just hold on. सिग्नेचर ऑफ पीपीआईओ इज़ वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट इन जॉब कार्ड। जॉब कार्ड में जो पीपीआईओ का जो सिग्नेचर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अंडर मॉनिटरिंग आइटम इज अंडर दिस सुपरविजन ऑफ 24 आवर्स। इमेजिन आइटम इज SIV इज अंडर मॉनिटरिंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जब भी जॉब कार्ड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है उसमें जो SIV है, SIV में कुछ फॉल्ट आ गया है। SIV के बारे में हम लोग बात करेंगे, SIV की इंटरनल सर्किट के बारे में बात करेंगे, डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे SIV के बारे में। जो SIV है, मान लेते हैं SIV में किसी भी तरीके का फॉल्ट आ गया है, राइट। अभी जो SIV में जो फॉल्ट आ गया है उसके लिए मैंने एक जॉब कार्ड ओपन किया। जॉब कार्ड में मैंने क्या मेंशन किया हुआ है, SIV में क्या फॉल्ट आया है, कितने बजे फॉल्ट आया है, राइट, और वो फॉल्ट आने की वजह से क्या क्या हुआ, वो फॉल्ट को कैसा रेक्टिफाई किया जाएगा, कितने टाइम में रेक्टिफाई किया जाएगा, राइट, और वो जॉब कार्ड कब क्लोज होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने जॉब कार्ड पे मेंशन कर दिया। और अभी मान लेते हैं मैं वो SIV के मतलब रेक्टिफिकेशन के लिए चले गया, बट कुछ रीज़न की वजह से वो रेक्टिफाई नहीं हो पा रहा है और उसे हमें मॉनिटरिंग में रखना है, राइट। तो ऐसे केस में जो SIV है उसे क्या करना है, मॉनिटर करना है। क्या मॉनिटर करना है, जैसे कि वो जो फॉल्ट है उसको मैंने, जो फॉल्ट जो हुआ था SIV में उसका मैं थोड़ा सा ट्रबल शूटिंग कर दिया, और ट्रबल शूटिंग करने के बाद वो जो SIV उसको मैंने अंडर मॉनिटरिंग रख दिया, राइट। फॉल्ट को मैंने रेक्टिफाई नहीं किया, फॉल्ट को मैंने ट्रबल शूटिंग किया। ट्रबल शूटिंग करने के बाद मैंने क्या कर दिया, अंडर मॉनिटरिंग रख दिया। तो ऐसे केस में जो अंडर मॉनिटरिंग, अंडर इन्वेस्टिगेशन वाले जो जॉब कार्ड होते हैं वो क्लोज नहीं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अंडर मॉनिटरिंग आइटम इज़ अंडर द सुपरविजन ऑफ 24 आवर्स। मतलब जो अंडर मॉनिटरिंग वाले जो जॉब कार्ड होते हैं वो बेसिकली 24 आवर्स के मतलब टाइम पीरियड में होते हैं। मेंटेनेंस स्टाफ इन्फॉर्म टू PPIO अबाउट ट्रेन फिटनेस, and PPIO inform to DCC and DCC inform to train pilot that train is fit and ready for the operation। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंस्पेक्शन का जो स्टाफ होता है, ट्रेन की जो फिटनेस है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इंस्पेक्शन स्टाफ रिस्पॉन्सिबल है। तो जो इंस्पेक्शन जो स्टाफ होता है वो PPIO को इन्फॉर्म करता है कि हमारी जो पर्टिकुलर जो ट्रेन है वो क्या है, वो फिट है। और वो जो PPIO होता है क्या करता है, जो फिटनेस है, ट्रेन की फिटनेस बेसिकली एक बुक में दिया जाता है जिसे बेसिकली बोला जाता है लॉग बुक। तो जो ट्रेन की जो फिटनेस है उसे लॉग बुक में दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक पर्टिकुलर ट्रेन है, मान लेते हैं ट्रेन सेट 2, जस्ट एज ऑफ एग्जांपल ट्रेन सेट 2 हमारी फिट है, राइट। तो ट्रेन की जो फिटनेस होगी उसको लॉग बुक में दिया जाएगा। अब सबसे पहले ट्रेन की फिटनेस को कौन मतलब वो करेगा, क्लियर करेगा, जो इंस्पेक्शन का जो स्टाफ होगा वो क्लियर करेगा कि मतलब हमारी जो ट्रेन है वो फिट है, क्योंकि इंस्पेक्शन स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिटनेस ऑफ द ट्रेन, राइट। तो जो इंस्पेक्शन स्टाफ होगा ये इंश्योर करेगा कि हमारी ट्रेन सेट 2 जो है वो फिट है, उसमें किसी भी तरीके का फॉल्ट नहीं है, सारे जॉब कार्ड क्लोज है। अभी जो इंस्पेक्शन स्टाफ होगा वो PPIO को बोलेगा, और जो PPIO होगा ट्रेन सेट 2 की लॉग बुक देगा, वो लॉग बुक भी भरा जाएगा इंस्पेक्शन स्टाफ के थ्रू, और फिर इंस्पेक्शन स्टाफ जो होगा वो लॉग बुक को PPIO को दे देगा, PPIO वो लॉग बुक को DCC में दे देगा। अब जो DCC है वो क्या करेगा, लॉग बुक को ट्रेन पायलट जो होते हैं उन्हें हैंड ओवर कर देगा, और जो ट्रेन पायलट होंगे वो ट्रेन को बोर्ड करेंगे और ट्रेन को मतलब ऑपरेट करेंगे। तो किस तरीके से साइकिल चल रही है, यहाँ पर इंस्पेक्शन वाले ने ट्रेन की फिटनेस दिया किसको, PPIO को, और जो PPIO है वो लॉग बुक में फिटनेस को मतलब लिखा, और वो लॉग बुक किसको हैंड ओवर कर दिया, DCC को। मेंटेनेंस स्टाफ इन्फॉर्म टू PPIO अबाउट द फिटनेस एंड PPIO इन्फॉर्म टू DCC एंड DCC इन्फॉर्म टू ट्रेन पायलट दैट ट्रेन इज फिट एंड रेडी फॉर द ऑपरेशन, जैसे कि हमने बात किया था। अभी यहाँ पर ये कुछ मेंटेनेंस के रिगार्डिंग यहाँ पर पॉइंट है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमारी कार है, ये पहली वाली कार, और यहाँ पर ये दूसरी वाली कार। यहाँ पर ये वाला जो पाइप हमें जो दिखाई दे रहा है मोटा जैसा पाइप, ये बेसिकली MR पाइप होता है, मेन रिजर्वायर के लिए पाइप होता है। और जो नीचे वाला जो पाइप होता है ये बेसिकली BP पाइप होता है। आई मीन ये वाला जो पाइप होता है MR और BP पाइप होता है। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, दो कार के बीच में हमें पाइप दिखाई देते हैं। एक जो पाइप होता है वो ऊपर की तरफ होता है, और नीचे जो पाइप होता है वो बेसिकली किसके लिए होता है, इलेक्ट्रिकल कपलिंग के लिए होता है, इलेक्ट्रिकल कपलिंग के लिए, राइट। तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला जो पाइप होता है वो MR BP पाइप होता है, मतलब न्यूमेटिक हॉर्स पाइप होता है। और जो नीचे वाला जो पाइप या फिर जो नीचे वाला जो केबल होता है वो लो टेंशन इलेक्ट्रिकल केबल होता है, राइट। अभी हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल कपलिंग ये अप साइड होती है, और जो लो टेंशन इलेक्ट्रिकल कपलिंग वो डाउन साइड होती है। जैसे कि हमने बात किया, ये दो कार के बीच में हमें जो ऊपर वाला जो केबल जो दिखाई दे रहा है MR BP के लिए होता है, और जो नीचे वाला जो केबल होता है किसके लिए होता है, इलेक्ट्रिकल कपलिंग के लिए होता है। अब ये इलेक्ट्रिकल कपलिंग दो तरीके की होती है, हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल कपलिंग, लो टेंशन इलेक्ट्रिकल कपलिंग। अब ये जो हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल कपलिंग है वो ऊपर की तरफ होती है, और जो लो टेंशन जो इलेक्ट्रिकल कपलिंग है वो नीचे की तरफ होती है।
अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रेन शंटिंग के कुछ सेफ्टी रूल्स है, शंटिंग ऑफ ट्रेन सेफ्टी रूल्स, राइट। सेफ्टी शुड बी एंश्योर completely, path of train should be clear during shunting, route should be set completely, coordination between signaling department, depot controller and other departments should be clear to prevent miscommunication. Only one movement should be performed at a line. Mobile should not be used during coupling and uncoupling. Ensure train to be shunted, not contain any work being done in the train. If a driver is there in cab, that cab is the cab A and opposite cab is the cab B. Shunting is the process of moving the rail vehicle from track to another track. Shunting self power shunting होती है, non powered shunting होती है. Under test track, train can run on 25 kmph to 45 kmph. Test track is for smooth ऑपरेशन। तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अब तक के यहाँ तक के हमने क्या डिस्कस किया, यहाँ तक के हमने इलेक्ट्रिकल कपलिंग के बारे में बात किया था। हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल कपलिंग ऊपर की तरफ होती है, लो टेंशन इलेक्ट्रिकल कपलिंग नीचे की तरफ होती है, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें शंटिंग का मतलब क्या होता है। जो शंटिंग होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग करते क्या, जो रेल व्हीकल होती है उसको हम लोग मूव करते हैं एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक। मुझे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन सेट 2 है वो IBL पे खड़ी है और वो ट्रेन सेट 2 को मुझे लेके जाना है वर्कशॉप पर। तो ऐसे केस में मैं क्या करूँगा, वो ट्रेन को मैं शंट करूँगा मतलब वो जो ट्रेन होगी उसके साथ कोई एक मतलब शंटिंग व्हीकल आएगा। शंटिंग व्हीकल क्या हो सकता है, RRM हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हो सकता है, डीजल लोकोमोटिव हो सकता है, नॉट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव। अब ये दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। अब ये दोनों में से किसी एक को हम लोग क्या करेंगे, हमारी ट्रेन के साथ कपल करेंगे और कपल करने के बाद वो जो ट्रेन होगी उससे हम लोग एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक लेके जाएंगे। तो जब हम लोग शंटिंग करते हैं, शंटिंग ही नहीं रेलवे में कोई भी जो मतलब जो काम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल शंटिंग हो गई, पावर ब्लॉक लेना, कपलिंग हो गया, अनकपलिंग हो गया, ट्रेन को किस तरीके से टनल से निकाले, तो ये सारी चीज़ के लिए एक SOP बनी है। SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो ये SOP के अकॉर्डिंगली ही काम किया जाता है। अब ये SOP क्यों बनी गई है, ये SOP इसलिए बनी गई है ताकि जो काम है उसे सेफली कैरी आउट किया जा सके, किसी भी तरीके का एक्सीडेंट इंसिडेंट ना हो, राइट। तो यहाँ पर ये शंटिंग के कुछ रूल्स होता है। आई होप शंटिंग समझ में आ गया होगा कि जो रेल व्हीकल को जो मूव करने का जो प्रोसेस होता है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक, उसको बेसिकली बोला जाता है शंटिंग। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें शंटिंग ऑफ ट्रेन सेफ्टी रूल, जब भी शंटिंग करते हैं तो कुछ सेफ्टी रूल को हमें कंसिडर करना होता है। सेफ्टी शुड एंश्योर कम्प्लीटली, सेफ्टी बहुत अच्छी तरीके से हमें एंश्योर करना होता है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें शंटिंग करने के टाइम, पाथ ऑफ ट्रेन शुड बी क्लियर ड्यूरिंग शंटिंग। जब भी ट्रेन की शंटिंग की जाती है तो जिस ट्रैक से शंटिंग करना है वो जो ट्रैक, वो जो पाथ है वो पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। रूट शुड बी सेट कम्प्लीटली, जो रूट है वो बहुत अच्छी तरीके से सेट होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन बिटवीन सिग्नलिंग डिपार्टमेंट, डिपो कंट्रोलर, अदर डिपार्टमेंट शुड बी क्लियर टू प्रिवेंट मिसकम्युनिकेशन। मतलब जो सिग्नलिंग, जब शंटिंग होती है तो सिग्नलिंग डिपार्टमेंट, डिपो कंट्रोलर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो एकदम अच्छी तरीके से होना चाहिए, अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो मिसकम्युनिकेशन है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओनली वन वे मूवमेंट शुड बी परफॉर्म, मतलब एक ही शंटिंग होना चाहिए एक ही बार में। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन सेट 2 को मूव करना है एक ही बार में, तो ट्रेन सेट 2 को ही मूव करेंगे और कोई ट्रेन सेट को मूव नहीं करेंगे। जैसे कि अगर मान लेते हैं 2-3 ट्रेन की शंटिंग करना है, 2-3 शंटिंग करना है, तो एट अ टाइम एक ही ट्रेन की शंटिंग होगी। ओनली वन मूवमेंट शुड बी परफॉर्म एट अ टाइम। मोबाइल फ़ोन जब भी शंटिंग होगी तो ऐसे केस में मोबाइल फ़ोन को यूज़ नहीं करना है, राइट। मोबाइल फ़ोन शुड नॉट बी यूज ड्यूरिंग कपलिंग एंड अनकपलिंग। कपलिंग और अनकपलिंग के टाइम जो मोबाइल फ़ोन है उसे हमें यूज़ नहीं करना है। एंश्योर ट्रेन टू बी शंटेड शुड नॉट कंटेन एनी वर्क बीइंग डन ऑन इट। जो ट्रेन है जिसको शंट करना उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। इफ़ ड्राइवर इज़ देयर इन दी कैब, जिस कैब में ड्राइवर होगा वो कैब को हम लोग कैब A बोलेंगे और जो अपोजिट वाली जो कैब है उसे क्या बोला जाएगा, कैब B बोला जाएगा। शंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मूविंग रेल व्हीकल फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक। जो शंटिंग होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग रेल व्हीकल को मूव करते हैं एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक। अब जो शंटिंग होती है 2 तरीके की होती है। पहली जो शंटिंग है वो है सेल्फ पावर्ड शंटिंग और दूसरी होती है नॉन पावर शंटिंग। नॉन पावर शंटिंग में होता है कि हमारी जो ट्रेन होती है वो पूरी तरीके से क्या होती है, ऑफ होती है और उसको हम लोग डीजल लोकोमोटिव या RRM से कपल करेंगे और जो शंटिंग होगी उसको हम लोग बोलेंगे नॉन पावर शंटिंग। और सेल्फ पावर शंटिंग में हमारी जो ट्रेन होती है वो ऑन होती है और ट्रेन को ड्राइवर चला के लेके जाता है और एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक क्या करता है, पार्क करता है। तो यहाँ तक कि हमने क्या समझा, शंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, इंपॉर्टेंट जो सेफ्टी प्रिकॉशन होता है शंटिंग में, सबसे पहला एट अ टाइम एक ही शंटिंग करना है। शंटिंग के टाइम जो रूट है वो क्लियर होना चाहिए, रूट सेट और लॉक होना चाहिए। और फिर उसके बाद शंटिंग करने के टाइम, शंटिंग जब हम लोग करेंगे तो ऐसे केस में जो ट्रेन है उसे हमें कपल और अनकपल करना होता है, राइट। ट्रेन को किससे कपल और अनकपल करेंगे, RRM से या फिर डीजल लोकोमोटिव से, राइट। तो ट्रेन को जब भी कपल करेंगे तो कपल करने से पहले हमारी जो ट्रेन है उसमें क्या लगा होना चाहिए, ब्रेक लगा होना चाहिए।
राइट। जब भी शंटिंग होती है ट्रेन की तो एक टाइम पर एक जो ट्रेन होगी वो मूव करेंगी और दूसरी जो ट्रेन मतलब जब भी शंटिंग होगी तो एक जो व्हीकल होगी वो स्टैटिक होगी और दूसरी जो व्हीकल होगी वो मूव करेंगी। दूसरी व्हीकल मूव करेंगी मतलब आरआरएम या तो डीजल लोकोमोटिव मूव करेगा और हमारी जो ट्रेन होगी वो क्या होगी, रुकी होगी। राइट। तो जब भी शंटिंग करेंगे तो जो हमारी जो स्टैटिक व्हीकल है उसमें क्या लगा होना चाहिए, ब्रेक लगा होना चाहिए। राइट। जैसे फॉर एग्जांपल जब शंटिंग करते हैं तो ऐसे केस में हमें कपल करना होता है। राइट। तो कपलिंग से पहले हमारी जो ट्रेन है उसमें क्या लगा होना चाहिए, ब्रेक लगा होना चाहिए। राइट। फिर उसके बाद कपलिंग के बाद वो जो ब्रेक है वो हमें क्या करना होता है, रिलीज़ करना होता है। तो जब ब्रेक रिलीज़ करेंगे तो ऐसे केस में हमारी जो ट्रेन है उसके बाद ट्रेन का क्या हो पाएगा, मूवमेंट हो पाएगा। राइट। तो अब तक के हमने क्या डिस्कस किया, एक ही शंटिंग अलाउड है, एट अ टाइम मल्टीपल शंटिंग नहीं कर सकते। और जब शंटिंग करेंगे तो ऐसे केस में जो पाथ जो रूट है वो क्या होना चाहिए, सेट और लॉक होना चाहिए। और फिर उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि मोबाइल फ़ोन हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है शंटिंग के टाइम। फिर हमने ये डिस्कस किया कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए डीसीसी के बीच में और फिर उसके बाद शंटर के बीच में, सिग्नलिंग डिपार्टमेंट के बीच में। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ये डिस्कस किया जब शंटिंग होती है तो ऐसे केस में हमारी ट्रेन को कपल करना होता है। तो कपलिंग से पहले हमारी जो ट्रेन है उसमें क्या लगा होना चाहिए, ब्रेक लगा होना चाहिए। फिर उसके बाद कपलिंग करने के टाइम कपलिंग की जो स्पीड है वो क्या होना चाहिए, 1 से 5 किलोमीटर के बीच में होना चाहिए। और जो हमारा जो शंटर व्हीकल होगा उसे हमें क्या करना है, 1 मीटर की दूरी पे क्या कर देना है, रोक देना है। फिर उसके बाद कपलर के अलाइनमेंट देखना है, कपलर के अलाइनमेंट अगर बराबर हो गए तो हमें वो व्हीकल को मूव करना है, शंटर व्हीकल को। और फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद होगा क्या, कपल हो जाएंगी हमारी शंटर व्हीकल। शंटर व्हीकल मतलब आरआरएम या तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। तो जब हमारी शंटर व्हीकल कपल हो जाएंगी, जो हमारी जो आरआरएम या फिर जो डीजल लोको है वो कपल हो जाएगा हमारी ट्रेन के साथ, तो उसके बाद हमें क्या कर देना है, ब्रेक को रिलीज़ कर देना है सारी ट्रेन में। अगर ड्राइवर अगर कैब में होता है तो ऐसे केस में जो कैब है वो है कैब बी, और जो अपोजिट अगर ड्राइवर जिस कैब में होता है तो वो कैब है, कैब ए है, और जो अपोजिट कैब होगी उसे कैब बी बोला जाएगा। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमारे सिस्टम में एक ट्रैक होती है जिसे बेसिकली बोला जाता है टेस्ट ट्रैक। अभी ये टेस्ट ट्रैक का क्या काम होता है, टेस्ट ट्रैक में हमारी जो ट्रेन है वो 25 kmph से 40 kmph पे चलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेस्ट ट्रैक का काम ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है इसमें हमने मास्टर कंट्रोलर को रिप्लेस किया। मास्टर कंट्रोलर को हमने रिप्लेस किया तो ट्रेन को हमें टेस्ट करना होगा कि मतलब हमें मोटरिंग, ट्रैक्शन, ब्रेकिंग बराबर से मिल रहा है या नहीं। राइट। तो उसको टेस्ट करना होगा तो हमें एक ट्रैक चाहिए हमारे यार्ड में, हमारे डिपो में। तो जो ट्रैक होती है उसे बेसिकली बोला जाता है टेस्ट ट्रैक। अब जो टेस्ट ट्रैक है इसमें जो ट्रेन की जो स्पीड होती है 25 kmph से 40 kmph मैक्सिमम होती है फॉर स्मूथ ऑपरेशन। नीट फॉर टेकिंग ट्रेन ऑन टेस्ट ट्रैक। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रेन को हम लोग टेस्ट ट्रैक पे क्यों लेके जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपल सी चीज़ है, ट्रेन को अगर हमें टेस्ट करना हो तो ऐसे केस में जो ट्रेन है उसको हम लोग टेस्ट ट्रैक पे लेके जाएंगे। हेल्थी ट्रेन शुड बी टेकन ऑन टेस्ट ट्रैक। After maintenance, train should be taken on test track before taking train on main line. If train movement is to be checked, then we need to take the train on test track. For train testing, we need to test the speed at 25 to 40 kmph. Therefore, test track is separated from the track. एक चीज़ अगर हम लोग देखें हमारी जो टेस्ट ट्रैक होती है वो नॉर्मल मतलब सेपरेटेड होती है ट्रैक से। राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारी SBL है, SBL 1 2 3 4 5 6 7 SBL है। राइट। फिर उसके बाद 7 SBL के बाद कुछ गैप होगा और फिर कुछ गैप के बाद गैप होगा इन द सेंस मतलब कुछ बिल्डिंग जैसा बनी होगी, फिर उसके बाद कोने में कॉर्नर में टेस्ट ट्रैक लगी होगी। राइट। अब ये जो टेस्ट ट्रैक है इसका क्या काम होता है, जैसे कि हमने बात किया अगर हमें ट्रेन की टेस्टिंग करना हो तो उसके लिए हमने क्या लगा के रखा है, टेस्ट ट्रैक लगा के रखा है। मेंटेनेंस एक्टिविटी होने के बाद हम ट्रेन की टेस्टिंग करना हो, ट्रेन की अगर हमें फिटनेस देना हो तो ऐसे केस में हम लोग ट्रेन को कहाँ पर लेके जाते हैं, टेस्ट ट्रैक पर लेके जाते हैं। जैसे मास्टर कंट्रोलर वाले एग्जांपल हमने कंसिडर किया था, हमारी ट्रेन को अगर ट्रैक्शन नहीं मिलता है, मोटरिंग नहीं मिलती है, ब्रेक काम कर रहा है या नहीं बराबर से, तो ऐसे केस में हमें ट्रेन को टेस्ट करना होगा। और अगर हमें ट्रेन को टेस्ट करना है तो ट्रेन को हमें कहाँ पर लेके जाना होगा, टेस्ट ट्रैक पर लेके जाना होगा। टेस्ट ट्रैक पर ट्रेन की जो स्पीड होती है 25 kmph से 40 kmph के बीच में होती है। टेस्ट ट्रैक इज ओनली यूज व्हेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ ट्रेन। जब ट्रेन का मूवमेंट करना होता है तभी टेस्ट ट्रैक को हमें यूज़ करना होता है। एक क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पर देखें, मान लेते हैं जो VAC सिस्टम है, वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, इसमें किसी तरीके का फॉल्ट आया था, सक्शन प्रेशर जो है, डिस्चार्ज प्रेशर ये मतलब बराबर नहीं था, तो उसको हमने रेक्टिफाई किया और फिर उसके बाद VAC को हमने मतलब जो VAC में कुछ मेंटेनेंस एक्टिविटी हमने की और फिर उसके बाद VAC को हमने नॉर्मल कर दिया। अभी हमें ट्रेन को टेस्ट ट्रैक पे लेके जाना होगा, ऑब्वियसली नहीं लेके जाना होगा क्योंकि जो AC का पैनल होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता ट्रेन की मूवमेंट के लिए। एक कार की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 22 मीटर होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एट अ टाइम ओनली वन ट्रेन
shunting should be done, route should be set and locked during shunting, route should be clear, no obstruction, route man set, present machine, point machine, completed, competent person should do the shunting. Before shunting, always ensure that there is no maintenance activity being on the train during shunting, signal violation should not be done. तो यहाँ से अब तक के हमने क्या क्या डिस्कस किया, जैसे कि हमने बात किया था शंटिंग के बारे में। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो शंटर होते हैं उसकी भी कैटेगरी होती है, शंटर कैटेगरी। ए कैटेगरी के शंटर होते हैं, बी कैटेगरी के शंटर होते हैं, सी कैटेगरी के शंटर होते हैं। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सी कैटेगरी शंटर रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम डिपो इंचार्ज फॉर ट्रेन मूवमेंट। अब ये जो सी कैटेगरी के जो शंटर होते हैं ना, इन्हें एक स्पेशल मतलब अप्रूवल लगता है ट्रेन का मूवमेंट करने के लिए, राइट। तो जो सी कैटेगरी के जो शंटर होते हैं, इन्हें अप्रूवल चाहिए होता है डिपो इंचार्ज का ट्रेन के मूवमेंट के लिए, राइट। अगर सी कैटेगरी के शंटर को अगर अभी यहाँ पर ये जो हमने जो 3 कैटेगरी के जो शंटिंग के बारे में हमने बात किया, तो यहाँ पर ये पावर शंटिंग है या फिर नॉन पावर शंटिंग है। यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिकली पावर शंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। पावर शंटिंग में हमारी जो ट्रेन है वो नॉर्मल होती है, ट्रेन चल रही होती है और वो ट्रेन को हम लोग एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक लेके जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो शंटर की कैटेगरी, ए कैटेगरी शंटर, इसमें ट्रेन ड्राइवर आते हैं। बी कैटेगरी के जो शंटर होते हैं वो सुपरवाइज़र होते हैं। और जो सी कैटेगरी के जो शंटर होते हैं, ये मतलब ऐसे शंटर होते हैं जिन्हें मतलब स्पेशल अप्रूवल लगा चाहिए होता है ट्रेन के मूवमेंट के लिए, राइट। तो यहाँ पर हमने शंटिंग एक्टिविटी से हमने क्या क्या डिस्कस किया, शंटिंग में क्या क्या प्रिकॉशंस हमें मेंटेन करने होते हैं। सबसे पहला एक ही शंटिंग होगी एट अ टाइम, और जब भी शंटिंग होगी तो ट्रेन में किसी भी तरीके का मेंटेनेंस नहीं होना चाहिए। जो रूट है वो सेट क्लियर होना चाहिए, लॉक होना चाहिए, राइट। और जो शंटर है वो मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करेगा बिल्कुल भी। जब भी ट्रेन का मूवमेंट होता है तो ऐसे कि इसमें मोबाइल फ़ोन हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन है, पीपीआई और डीसीसी सिग्नलिंग और जो शंटर है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल भी मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। और कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए शंटिंग के लिए। अगर कोई पर्सन कॉम्पिटेंट नहीं है तो उसको शंटिंग के लिए अलाउ नहीं कर सकते। और जब भी शंटिंग होगी तो ऐसे केस में हर एक सिग्नल का एस्पेक्ट बताना डीसीसी को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी सिग्नल का वायलेशन नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग शंटिंग कर रहे हैं और मान लेते हैं लाल सिग्नल है, लाल सिग्नल है तो रुकना है, हमें डीसीसी को इन्फॉर्म करना है, फिर उसके बाद ट्रेन का मूवमेंट आगे हमें प्रोसीड करना है। एक बोर्ड होता है जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक इंजन स्टॉप बोर्ड। ये इंडिकेशन होता है जिसके आगे जो ट्रेन होती है वो नहीं जा सकती। इलेक्ट्रिक इंजन स्टॉप बोर्ड ये एक इंडिकेशन होता है जिसके आगे ट्रेन नहीं जा सकती। जॉब कार्ड शुड बी क्लोज प्रॉपरली बिफोर ट्रेन टेकिंग टू द टेस्ट ट्रैक। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हमारी एक ट्रेन है, लेट्स सपोज ट्रेन सेट 2। ट्रेन सेट 2 में मास्टर कंट्रोलर का रिप्लेसमेंट करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमारी जो ट्रेन सेट है उसे हमें सबसे पहला लाना होगा यार्ड में। यार्ड में मतलब डिपो में लेके आना होगा। फिर उसके बाद डिपो में लेके आने के बाद हमें क्या करना होगा, वो ट्रेन सेट 2 के लिए हमें क्या करना होगा, जॉब कार्ड लेना होगा। जॉब कार्ड पर हम लोग क्या मेंशन करेंगे, जॉब कार्ड कौन देगा, पीपीआईओ देगा, राइट। अभी वो जो जॉब कार्ड है उस पर क्या मेंशन किया जाएगा, कौन सी ट्रेन सेट है, ट्रेन सेट 2 है, मास्टर कंट्रोलर रिप्लेस करना है, क्यों रिप्लेस करना है, क्या फॉल्ट हुआ था, कितने बजे फॉल्ट हुआ था, कितने बजे ट्रैक्शन नहीं मिल रहा था, वो सारी चीज़ें हमें मेंशन करना है। फिर वो जो मास्टर कंट्रोलर है वो कितने बजे चेंज होगा वो भी हमें मेंशन करना है। और मास्टर कंट्रोलर चेंज करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना मतलब समय जाएगा, वो सब भी हमें मेंशन करना है। और जॉब कार्ड कब क्लोज होगा वो भी हमें मेंशन करना है। सारी चीज़ों को हमने क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। अभी फिर उसके बाद होगा क्या, जॉब कार्ड पीपीआईओ से मिल गया। फिर उसके बाद वो फॉर्म हमने भर दिया। जो जॉब कार्ड होता है वो एक कार्ड नहीं होता है, जैसे कि हमें लगता है कि वो एक कार्ड है, नाम है जॉब कार्ड, बट वो कार्ड जैसा नहीं होता, हार्ड बॉन्ड पेपर नहीं होता। वो एक फॉर्म होता है, सिंपल सा जो पेपर कागज़ जैसा फॉर्म होता है वैसा फॉर्म होता है जिसे जॉब कार्ड बोला जाता है। फिर उसके बाद जॉब कार्ड हमें मिल गया। जॉब कार्ड पे सारी इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया। अभी वो ट्रेन सेट 2 में जाएंगे, मास्टर कंट्रोलर की जो एक्टिविटी उसे परफॉर्म करेंगे। मास्टर कंट्रोलर की एक्टिविटी हो गई, मास्टर कंट्रोलर चेंज हो गया। उसके बाद अभी क्या करेंगे, जो जॉब कार्ड होगा, जिस पर्सन है मतलब जो जॉब कार्ड लिया था, ऑब्वियसली इंस्पेक्शन का पर्सन होगा। इंस्पेक्शन का पर्सन वो रिस्पॉन्सिबल होगा जॉब कार्ड के लिए। अभी जो इंस्पेक्शन का जो पर्सन होगा वो इंश्योर करेगा कि मास्टर कंट्रोलर बराबर से रिप्लेस हो रहा है या नहीं, बराबर से काम हो रहा है या नहीं, सुपरवाइज़ करने का काम करेगा। काम हो गया, मास्टर कंट्रोलर भी लग गया, सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद जो इंस्पेक्शन का जो इंचार्ज होगा, सुपरवाइज़र होगा, वो जाके क्या करेगा, जॉब कार्ड को क्या करेगा, क्लोज़ कर देगा। जॉब कार्ड को क्लोज़ कर देगा। और जो जॉब कार्ड रिप्लेस किया है, जो पर्सन, जो टेक्नीशियन, जो इंजीनियर होगा, वो भी जाके जॉब कार्ड पर सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, मेंशन करेगा कि मतलब जो मास्टर कंट्रोलर है वो रिप्लेस हो गया पूरी तरीके से, ट्रेन फिट है मेन लाइन के लिए। तो सारी चीज़ों को क्या किया जाएगा, मेंशन किया जाएगा। और जो इंस्पेक्शन का जो सुपरवाइज़र है, इंस्पेक्शन का जो इंचार्ज है, वो क्या करेगा, एसआईसी करेगा। एसआईसी क्या होता है, सेफ्टी इंडिपेंडेंट चेक। सेफ्टी इंडिपेंडेंट चेक में वो जो इंस्पेक्शन का जो सुपरवाइज़र है वो ये वेरीफाई करेगा कि जो मास्टर कंट्रोलर जो लगा है वो बराबर से लगा है क्या नहीं, कहीं पे स्क्रू विस्क्रू तो मतलब मिसिंग है या नहीं,
बराबर से मतलब काम किया गया है या नहीं, कुछ चीज़ें मिसिंग तो नहीं है, सारी चीज़ों को क्या करेगा, इंश्योर करेगा, जो कि सेफ्टी से रिलेटेड है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल काम हुआ, मास्टर कंट्रोलर सब लग गया, बट एक जगह का स्क्रू ही मतलब मिसिंग था, तो ऐसे केस में ये सेफ्टी को मतलब वायलेट कर देगा, राइट। तो एक तरीके से सेफ्टी प्रिकॉशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें कौन इंश्योर करेगा, इंस्पेक्शन इंचार्ज इंश्योर करेगा। और फिर इंश्योर करने के बाद जो जॉब कार्ड होगा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जॉब कार्ड पूरी तरीके से क्लोज हो गया। अभी वो जो ट्रेन होगी वो कहाँ पर जाएंगी, टेस्ट ट्रैक पर जाएंगी, राइट। अभी जब वो ट्रेन टेस्ट ट्रैक पर जाएंगी, टेस्ट ट्रैक पर कैसा जाएंगी, टेस्ट ट्रैक पर जाने के लिए जो पीपीआई होगा डीसीसी से कोऑर्डिनेट करेगा। डीसीसी से कोऑर्डिनेट करने के बाद एक ट्रेन ड्राइवर आएगा, मान लीजिए टाइप ए का शंटर आ गया, राइट, जो कि ट्रेन ड्राइवर होगा, राइट। तो वो आएगा, ट्रेन सेट 2 को बोर्ड करेगा, बोर्ड करने के बाद होगा क्या, वो जो ट्रेन है उसे टेस्ट ट्रैक पर लेके जाएगा। टेस्ट ट्रैक पर लेके जाने के बाद वो जो ट्रेन ड्राइवर होगा ट्रेन को क्या करेगा, टेस्ट करेगा, राइट। टेस्ट ट्रैक पर जो स्पीड है 25 से 40 kmph होती है। तो यहाँ पर वही डिस्कस किया कि जो जॉब कार्ड है पूरी तरीके से क्लोज होना चाहिए जब हम लोग ट्रेन को मेन लाइन पर लेके जाएंगे, आई मीन टेस्ट ट्रैक पर लेके जाएंगे। डीसीसी मॉनिटर ऑल शंटिंग ऑपरेशन ऑफ द ट्रेन इन डिपो एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेन मूवमेंट इन डिपो। जो डीसीसी है मॉनिटर करेगा सारे शंटिंग ऑपरेशन जो कि हमारी ट्रेन हमारी डिपो में हो रहा है, और जो डीसीसी होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रेन के मूवमेंट के लिए। डीसीसी का फुल फॉर्म होता है डिपो कंट्रोलर, राइट। अब ये जो डिपो कंट्रोलर होता है ये सारे ट्रेन की जो एक्टिविटीज़ हो रही है, मतलब ट्रेन का जो मूवमेंट हो रहा है, ट्रेन के मूवमेंट को मॉनिटर करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो डीसीसी होता है, राइट। डिपो कंट्रोल सेंटर, डिपो कंट्रोलर भी बोला जाता है इसे। बीआईसी का फुल फॉर्म होता है ब्रेक आइसोलेशन कॉक। ईपीआईसी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक आइसोलेशन कॉक। बेकू का फुल फॉर्म होता है ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। तो ये सारी चीज़ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्रेक के वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक वर्किंग। तो जैसे हमने बात किया, बीआईसी ब्रेक आइसोलेशन कॉक होता है, ईपीआईसी इलेक्ट्रोन्यूमेटिक आइसोलेशन कॉक होता है, बीईसीयू ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ये तीनों चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, ब्रेक के प्रॉपर वर्किंग के लिए। ऑथराइजेशन नंबर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक वर्किंग, मतलब सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं ब्रेक आइसोलेशन कॉक, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक आइसोलेशन कॉक, ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, ये सारी की सारी चीज़ें ब्रेक से रिलेटेड है। ऑथराइजेशन नंबर इज टेकन फ्रॉम डीसीसी फॉर शंटिंग ऑपरेशन, देयर इज दिस नंबर इज टेकन बाय ट्रेन पायलट फ्रॉम डीसीसी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, एक नंबर होता है जिसे कि बेसिकली बोला जाता है ऑथराइजेशन नंबर। ये जो ऑथराइजेशन नंबर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नॉट ओनली इन ट्रेन मूवमेंट, कोई भी एक्टिविटी होती है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि ऑथराइजेशन नंबर कहाँ का यूज़ किया जाता है, सबसे पहले ट्रेन मूवमेंट के लिए। ट्रेन मूवमेंट या तो शंटिंग की वजह से मूवमेंट हो रहा होगा या तो फिर नॉर्मल मूवमेंट हो रहा होगा जब हमारी ट्रेन मेन लाइन पे जा रही होगी। ऑथराइजेशन नंबर तभी भी एक्सचेंज होता है जब पावर ब्लॉक लिया जाता है। अभी जो ऑथराइजेशन नंबर है वो क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते एक ट्रेन पायलट है, ट्रेन पायलट ने ट्रेन सेट 2 को क्या किया, बोर्ड किया, राइट। ट्रेन सेट 2 को बोर्ड किया। अभी वो ट्रेन सेट 2 जिस ट्रैक पर होगी उस ट्रैक के आगे क्या लगा होगा, सिग्नल लगा होगा। ट्रेन के मूवमेंट के लिए वो जो सिग्नल है वो क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, राइट। वो जो सिग्नल है क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। तो ऐसे केस में जो डीसीसी होगा वो क्या बोलेगा, ट्रेन सेट 2 का जो ट्रेन ऑपरेटर है उसे क्या बोलेगा, ट्रेन सेट 2 कम ऑनलाइन। ट्रेन सेट 2 जो होगा वो ऑनलाइन आएगा, मतलब एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसे कि बेसिकली बोला जाता है टेट्रा। तो जो डीसीसी होगा वो ट्रेन सेट 2 में जो ट्रेन पायलट होगा, ट्रेन ड्राइवर होगा, उसे बोलेगा ट्रेन सेट 2 कम ऑनलाइन। ट्रेन सेट 2 के लिए ये मैसेज है कि जो पर्टिकुलर सिग्नल नंबर है 1 2 3 वो ग्रीन एस्पेक्ट शो कर रहा है, आप अपने मूवमेंट को कमेंस कर सकते हैं, और मेरा जो प्राइवेट नंबर है वो है 2323, राइट। तो डीसीसी ने यहाँ पर 2323 उसका ऑथराइजेशन नंबर, जिसे प्राइवेट नंबर भी बोला जाता है, ये दे दिया किसको, ट्रेन ड्राइवर को। ट्रेन ड्राइवर क्या करेगा, 2323 नंबर को क्या करेगा, नोट करेगा, और ट्रेन ड्राइवर क्या बोलेगा, 2323 नंबर नोटेड, और जो ग्रीन एस्पेक्ट है जो सिग्नल नंबर है 1 2 3 वो भी नोटेड, और जो ट्रेन ऑपरेटर है उसके पास भी एक प्राइवेट नंबर होगा। ट्रेन ऑपरेटर अपना प्राइवेट नंबर बोलेगा, मेरा जो प्राइवेट नंबर है वो है 7272 टू डीसीसी, और वो जो डीसीसी होगा ट्रेन ऑपरेटर का भी जो प्राइवेट नंबर होगा, जो ऑथराइजेशन नंबर होगा वो क्या करेगा, नोट करेगा 7272, और फिर उसके बाद होगा क्या, जो मूवमेंट होगा ट्रेन का कमेंस होगा, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से मतलब प्राइवेट नंबर को एक्सचेंज किया जाता है, राइट। फॉर किसी भी ऑपरेशन के लिए, शंटिंग ऑपरेशन के लिए भी ऐसा ही होगा, राइट। शंटिंग से पहला होगा क्या, जो शंटर होगा, जो डीसीसी होगा वो शंटर को बोलेगा, डीसीसी शंटर को क्या बोलेगा कि ये पर्टिकुलर जो सिग्नल है, सिग्नल नंबर 1 2 3 ये ऑन एस्पेक्ट शो कर रहा है,
और आप जो अपना जो शंटिंग जो एक्टिविटी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा प्राइवेट नंबर नोट कीजिए 9393। तो जो शंटर होगा 9393 को क्या करेगा, नोटेड है लिखेगा, अपनी बुक में लिखेगा। एक प्राइवेट नंबर बुक होती है, ऑथराइजेशन नंबर बुक होती है, उसमें लिखेगा 9393। और फिर जो शंटर है वो भी बोलेगा डीसीसी का जो 9393 जो नंबर है वो नोटेड है। और जो मेरा जो ऑथराइजेशन जो नंबर है वो है 5656। और जो डीसीसी होगा ये 5656 को क्या करेगा, नोट करेगा, लिखेंगे अपनी बुक में। एक बुक होती है, फिर ये नंबर एक्सचेंज करने के बाद होगा क्या, जो मूवमेंट होगा वो कमेंस होगा, स्टार्ट होगा। फॉलिंग मार्क, अब ये जो फॉलिंग मार्क होता है क्या करता है, ट्रेन के कलीजन को प्रिवेंट करता है। फॉलिंग मार्क प्रिवेंट ट्रेन कलीजन। रूट क्लियर इन्फॉर्मेशन शुड बी टेकन फ्रॉम डीसीसी। जो रूट क्लियर इन्फॉर्मेशन है किससे लेना होता है, डीसीसी से लेना होता है। ट्रेन अंडर टेस्ट ट्रैक शुड बी अंडर एटीपी मोड। इफ एटीपी इज नॉट वर्किंग ट्रेन शुड नॉट बी ऑपरेट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब टेस्ट ट्रैक पे हमारी जो ट्रेन होती है वो एटीपी मोड में होना चाहिए। अगर एटीपी अगर काम नहीं कर रहा है तो ऐसे केस में जो ट्रेन है वो ऑपरेट नहीं होना चाहिए। बेसिकली अगर हम लोग देखें, जब टेस्ट ट्रैक है उसमें हमारी जो ट्रेन है एटीपी मोड में होना चाहिए। बट मोस्टली होता क्या है, एटीपी को बाईपास करके टेस्ट ट्रैक पर ट्रेन को चलाया जाता है, क्योंकि ट्रेन की स्पीड को या फिर ट्रेन को टेस्ट करना होता है। तो जब ट्रेन को टेस्ट करना होता है तो ऐसे केस में सिग्नलिंग नहीं आता है, और जब सिग्नलिंग नहीं आता है तो ऐसे केस में एटीपी का कंसिडरेशन नहीं होता। रोलिंग स्टॉक की ट्रेन की जो स्पीड होती है कितनी होती है, 25 kmph। रोलिंग स्टॉक ट्रेन स्पीड इज 25 kmph। ट्रेन अंडर टेस्ट ट्रैक शुड बी अंडर एटीपी मोड। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए सेफ्टी प्रिकॉशन है, एटीपी मोड में रहना चाहिए। टेस्ट ट्रैक पे भी हमारी जो ट्रेन है कौन से मोड में होना चाहिए, एटीपी मोड में होना चाहिए। बट कभी कभी एटीपी बाईपास करके भी चलाया जाता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, अंडर टेस्ट ट्रैक चेक मोटरिंग ऑफ ट्रेन, एमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन, ब्रेकिंग ऑफ ट्रेन। तो जैसे कि हमने बात किया, जो टेस्ट ट्रैक है, टेस्ट ट्रैक पे हम लोग ट्रेन को तभी लेके जाते हैं जब हमारी ट्रेन की मोटरिंग ब्रेकिंग को चेक करना हो। ट्रेन के मूवमेंट को, मोटरिंग ब्रेकिंग को अगर चेक करना हो तो ऐसे केस में हम लोग जो ट्रेन है उसको कहाँ पर लेके जाते हैं, टेस्ट ट्रैक पर लेके जाते हैं। तो अंडर टेस्ट ट्रैक चेक मोटरिंग ऑफ ट्रेन, ट्रेन की मोटरिंग चेक करना हो, ब्रेकिंग चेक करना हो ट्रेन की, तो ऐसे केस में जो ट्रेन है उसे टेस्ट ट्रैक पे लेके जाया जाता है। इफ ट्रेन इज टू बी टेस्टेड ऑन हाई स्पीड देन टेक द ट्रेन ऑन मेन लाइन, स्पीड ग्रेटर देन 25 kmph। ट्रेन पायलट विल ड्राइव द ट्रेन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर ट्रेन को अगर बहुत ज़्यादा स्पीड पे टेस्ट अगर करना है, जैसे कि टेस्ट ट्रैक पर ट्रेन की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, जैसे हमने बात किया 25 kmph से 40 kmph टेस्ट ट्रैक पर ट्रेन की स्पीड होती है। बट अभी अगर हमें ट्रेन को ओवर स्पीड पर अगर टेस्ट करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल 40 के ऊपर की स्पीड पे अगर हमें ट्रेन को टेस्ट करना हो तो ऐसे केस में जो ट्रेन है उसे कहाँ पर लेके जाया जाएगा, मेन लाइन पर। अगर स्पीड अगर 25 kmph पर अगर ज़्यादा या फिर 40 kmph के ऊपर अगर हमें हाई स्पीड पर अगर ट्रेन को अगर टेस्ट करना हो तो ऐसे केस में जो ट्रेन होगी उसे कहाँ पर लेके जाया जाएगा, मेन लाइन पर लेके जाया जाएगा। और जो ट्रेन है उसे कौन चलाएगा, कैटेगरी ए शंटर, मतलब कैटेगरी ए शंटर नहीं, मतलब ट्रेन ड्राइवर चलाएगा, ट्रेन पायलट चलाएगा। शंटर शुड फॉलो ऑथराइजेशन नंबर फॉर शंटिंग ऑफ ट्रेन। जैसे हमने बात किया ट्रेन का मूवमेंट होता है तो ऐसे केस में ऑथराइजेशन नंबर को फॉलो करना ज़रूरी होता है। ट्रेन का मूवमेंट या तो शंटर करेगा या तो ट्रेन ड्राइवर करेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ASCDS, ये है क्या, एयर सस्पेंशन कॉन्टैक्ट कॉक, तो एयर सस्पेंशन कॉन्टैक्ट कॉक, तो ASCDS इसका फुल फॉर्म होता है एयर सस्पेंशन कॉन्टैक्ट कॉक। जस्ट फॉर दी information, auxiliary dolly trolley is placed under the block axle of the train while rescuing block axle of the train. During axle lock there is requirement of lateral movement. During rescue operation first put re-railing bridge and then put hydraulic jack. Coupling speed 3 kmph. Mumbai has no floodlight. Battery का voltage, just hold on. तो जैसे हमने बात किया अभी यहाँ पर ये ऑक्सिलरी ट्रॉली डॉली कार क्या होता है, ऑक्सिलरी ट्रॉली इसका एक और एक नाम होता है जिसे बेसिकली डॉली कार भी बोला जाता है। तो यहाँ पर इसका काम क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है वो मतलब डिरेल हो गई तो ऐसे केस में ट्रेन का जो एक्सल है मान लेते हैं वो लॉक हो गया, एक्सल लॉक हो गया, इसका मतलब एक्सल घूम नहीं पाएंगा अपनी एक्सिस के अबाउट। तो जो एक्सल होगा उसे हमें क्या करना होगा, अनलॉक करना होगा, ट्रेन का मूवमेंट हमें करवाना होगा, राइट। तो ऐसे केस में वो ट्रेन का पूरा जो व्हील होता है, व्हील सेट अलॉन्ग विद द एक्सल, उसे कहाँ पर रख दिया जाता है, डॉली कार पर रख दिया जाता है। डॉली कार मतलब क्या होता है, एक छोटा सी वो होता है,
इसको जस्ट एज अ रफ एग्जांपल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि हाउस होल्ड इक्विपमेंट में जो रेफ्रिजरेटर होता है उसको हम लोग एक ट्रॉली के ऊपर रखते हैं, राइट। और वो जो ट्रॉली है वो इजीली मूव होती है, तो वैसी वो एक तरीके की ट्रॉली होती है जिसमें 4 टायर लगे होते हैं ट्रेन के व्हील की तरह, और वो ट्रॉली के ऊपर क्या रख दिया जाता है, एक्सल रख दिया जाता है, और वो ट्रॉली क्या करती है, वो एक्सल को लेकर आगे जाती है। ड्यूरिंग एक्सल लॉक देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ लेटरल मूवमेंट। जब भी एक्सल लॉक होता है तो ऐसे केस में लेटरल मूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट। जब भी ट्रेन का एक्सल अगर लॉक हो रहा है, एक्सल लॉक में लेटरल मूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेटरल मूवमेंट मतलब जो एक्स डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है, दैट मूवमेंट इज नोन एज लेटरल मूवमेंट। सो इफ द एक्सल इज लॉक देन देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ लेटरल मूवमेंट इन द ट्रेन। इट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी नीड टू नोट बिकॉज दिस माइट कम इन द एग्जामिनेशन। ड्यूरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन फर्स्ट पुट री-रेलिंग ब्रिज एंड देन पुट हाइड्रोलिक जैक। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब भी हम लोग ट्रेन को रेस्क्यू करते हैं तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, पहला री-रेलिंग ब्रिज रखना होता है, फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, हाइड्रोलिक जैक लगाना होता है, राइट। तो पहला क्या आएगा, री-रेलिंग ब्रिज आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, हाइड्रोलिक जैक आएगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कपलिंग की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 kmph होती है, राइट। जो मुंबई मेट्रो, इसमें फ्लड लाइट नहीं है, मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया स्पेसिफिकली। बैटरी का जो वोल्टेज वो कितना है, 137.5 वोल्ट वोल्टेज ऑफ बैटरी। 1300 to 100 विथ ऑफ मुंबई मेट्रो, 22 मीटर लेंथ ऑफ वन कार, एंटायर ट्रेन लेंथ इज़ 176 मीटर। तो ये कुछ डायमेंशंस है, ऑब्वियसली जो डायमेंशंस है मेरे को नहीं लगता कि कुछ सेंस बनाते हैं, क्योंकि डायमेंशंस याद रख के क्या ही हो जाएगा, राइट। जैसे कि ट्रेन की लेंथ कितनी है, विथ कितनी है, वो सब मेजरमेंट करने से कुछ नहीं होता। बट ये जो बैटरी का जो वोल्टेज है ये हमें पता होना चाहिए। 137.5 वोल्ट है बैटरी का वोल्टेज ऑफ द बैटरी 137.5 वोल्ट, ये बेसिकली बैटरी का वोल्टेज है। क्योंकि जब हम लोग हमारी ट्रेन को ऑन करते हैं ना, तो ऐसे केस में हमारी जो ट्रेन है बैटरी पर चलती है, और जब बैटरी का वोल्टेज हमें पता होना चाहिए। बैटरी का वोल्टेज अगर ड्रेन होने लगे तो ये बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि हमारी ट्रेन को फिर से चार्ज करना होता है, राइट। तो 137.5 वोल्ट ये बैटरी का वोल्टेज होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कपलर लिंक, हुक प्लेट, सेंट्रल पिवट एंड टेंशनिंग स्प्रिंग फॉर कपलिंग लॉक, फॉर कपलर लॉक दैट लॉक्स एंड अनलॉक्स कपलर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमारी ट्रेन का जो कपलर है, कितने टाइप के कपलर है। सबसे पहला फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर है, फिर उसके बाद सेमी परमानेंट कपलर विद डिफॉर्मेशन ट्यूब, इंटरमीडिएट कपलर हो गया, सेमी परमानेंट कपलर विद गैस हाइड्रोलिक, जैसे कि हमने बात किया था। तो यहाँ पर जब हमारी ट्रेन को कपल करते हैं, स्पेसिफिकली यहाँ पर फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर के बारे में बात हो रही है। जब हम लोग कपल करते हैं ट्रेन को, तो ऐसे केस में कुछ मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कपलर लिंक हो गई, हुक प्लेट हो गया, सेंट्रल पिवट हो गया, टेंशनिंग स्प्रिंग हो गई। तो कपलर लिंक, हुक प्लेट, सेंट्रल पिवट, कपलर लिंक, हुक प्लेट, सेंट्रल पिवट एंड टेंशनिंग स्प्रिंग फॉर कपलर लॉक। सो कपलर को लॉक करने के लिए ये इंपॉर्टेंट मतलब पार्ट्स होते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स। कपलर लिंक हो गया, हुक प्लेट हो गया, सेंट्रल पिवट हो गया, टेंशनिंग स्प्रिंग फॉर कपलर लॉक, जो कि लॉक और अनलॉक करते हैं कपलर को। तो जब कपलर लॉक हो जाता है तो कपलर लिंक, हुक प्लेट, सेंट्रल कपलर लिंक, हुक प्लेट, कपलर लिंक, हुक प्लेट, सेंट्रल पिवट, टेंशनिंग स्प्रिंग, ये 4 मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जो कि कपलर को लॉक और अनलॉक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इलेक्ट्रिकल कपलर हैज़ प्रोटेक्टिव कवर विद स्लाइड एंड ओपन ड्यूरिंग कपलिंग एंड ऑटोमेटिकली। जो इलेक्ट्रिकल कपलर होता है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर होता है, जो कि बेसिकली क्या हो जाता है, वो ओपन हो जाता है जब ट्रेन इलेक्ट्रिकली कपल होती है। जब हमारी ट्रेन कपल होती है तो ऐसे केस में ट्रेन सबसे पहले मैकेनिकली कपल होती है, फिर इलेक्ट्रिकली कपल होती है। और जो इलेक्ट्रिकल कपलर होता है वो न्यूमेटिक प्रेशर के थ्रू मतलब आगे पीछे हो रहा होता है। ये हम लोग एक वीडियो में देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, राइट। तो जो इलेक्ट्रिक कपलर होता है उसमें आगे प्रोटेक्टिव कवर लगा होता है, जो कि स्लाइड होता है कपलिंग अनकपलिंग के टाइम न्यूमेटिक प्रेशर के थ्रू। इलेक्ट्रिकल कपलिंग हैज़ मोबाइल एंड फिक्स कॉन्टैक्ट। जो इलेक्ट्रिकल कपलिंग है उसमें फिक्स कॉन्टैक्ट भी होता है और मोबाइल कॉन्टैक्ट भी होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल कपलिंग हैज़ बोथ दी कॉन्टैक्ट, फिक्स कॉन्टैक्ट एंड मोबाइल कॉन्टैक्ट। इन इलेक्ट्रिकल कपलिंग हैज़ सेंटरिंग रॉड्स, सेंटरिंग पिन, बुश विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल हेड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो इलेक्ट्रिकल कपलिंग होती है उसमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल कपलिंग में सेंटरिंग रॉड्स मिलता है, सेंटरिंग पिन और बुश। जैसे कि हमने बात किया था, जो मैकेनिकल कपलिंग होती है ऊपर मैकेनिकल कपलर लगा होता है, नीचे इलेक्ट्रिकल कपलर लगा होता है। ये हमने कपलर की वीडियो में डिटेल में डिस्कशन किया है। तो जो मैकेनिकल कपलर है इसमें कपलिंग और अनकपलिंग के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, कपलिंग लिंक, हुक प्लेट, सेंट्रल पिवट एंड टेंशनिंग स्प्रिंग। तो कपलर लिंक, हुक प्लेट, सेंट्रल पिवट एंड टेंशनिंग स्प्रिंग ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लॉक और अनलॉक के लिए।
मैकेनिकल कपलिंग में। इलेक्ट्रिकल कपलिंग में अगर हम लोग देखें, इलेक्ट्रिकल कपलिंग में जैसे कि हमने बात किया, इलेक्ट्रिकल कपलिंग में सेंटरिंग रॉड, सेंटरिंग पिन एंड बुश, सेंटरिंग रॉड, सेंटरिंग पिन एंड बुश ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिकल हेड के प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए, राइट। अभी यहाँ पर जैसे हमने बात किया था, इलेक्ट्रिकल कपलिंग हैज़ मोबाइल एंड फिक्स कॉन्टैक्ट, मोबाइल कॉन्टैक्ट भी होता है, फिक्स कॉन्टैक्ट भी होता है। इलेक्ट्रिकल कपलिंग में सेंटरिंग रॉड, सेंटरिंग पिन, बुश ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल हेड के लिए। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिकल हेड के लिए इलेक्ट्रिकल ऑपरेटिंग गियर होते हैं। जैसे हमने बात किया, जो इलेक्ट्रिकल हेड होता है वो बेसिकली न्यूमेटिकली मूव होता है, आगे पीछे मूव होता है वो, राइट। जब हमारी ट्रेन इलेक्ट्रिकली कपल होती है तो वो आगे चले जाता है, और जब अनकपल होती है तो ऐसे केस में पीछे चले जाता है। तो वो कैसा आगे पीछे हो रहा है? आगे पीछे इसलिए हो रहा है क्योंकि न्यूमेटिक प्रेशर दिया जा रहा है। अब न्यूमेटिक प्रेशर के साथ साथ कुछ गियर भी होते हैं जिसे बेसिकली बोला जाता है ऑपरेटिंग गियर। अब ये जो ऑपरेटिंग गियर होता है इसमें क्या होता है, गाइडिंग एलिमेंट होता है। ऑपरेटिंग गियर कंसिस्ट ऑफ, जैसे हमने बात किया, जो ऑपरेटिंग गियर है, ऑपरेटिंग गियर कंसिस्ट ऑफ गाइडिंग एलिमेंट एंड न्यूमेटिक सिलेंडर। न्यूमेटिक सिलेंडर इज फेड बाय एयर ऑफ रिजर्वायर पाइप. Pneumatic unit has 5/2 magnet valve. This valve provide air in pneumatic cylinder due to which cylindrical head move. जो सिलेंड्रिकल हेड होता है उसके वजह से होता क्या है, जो इलेक्ट्रिकल हेड होता है मूव होता है। मतलब यहाँ पर क्या बोला गया, अब तक कि हमने क्या समझा, जब भी हमारी ट्रेन कपल होती है तो सबसे पहला मैकेनिकली कपल होगी, फिर इलेक्ट्रिकली कपल होगी, और जब ट्रेन हमारी अनकपल होगी तो पहला इलेक्ट्रिकली अनकपल होगी, फिर उसके बाद जो मैकेनिकली है वो अनकपल होगी, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब हमारी ट्रेन इलेक्ट्रिकली कपल होती है तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिकल हेड होता है वो आगे और पीछे की तरफ क्या होता है, मूव होता है। ये आगे और पीछे की तरफ क्यों मूव होता है? न्यूमेटिक एयर के वजह से और ऑपरेटिंग गियर के वजह से। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिकल हेड को मूव करने के लिए। अभी यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया, जो ऑपरेटिंग गियर होते हैं उसमें हमें क्या क्या मिलता है, ऑपरेटिंग गियर और न्यूमेटिक एयर के वजह से मतलब मूव होता है ये इलेक्ट्रिकल हेड। तो ऑपरेटिंग गियर और जो न्यूमेटिक एयर है इसके बारे में बात करते हैं। तो जो ऑपरेटिंग गियर है इसमें हमें गाइडिंग एलिमेंट मिलता है और न्यूमेटिक सिलेंडर मिलता है। अब ये जो न्यूमेटिक सिलेंडर है इसको एयर कहाँ से मिलती है, रिजर्वायर पाइप से मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑपरेटिंग गियर है इसमें गाइडिंग एलिमेंट होता है और न्यूमेटिक सिलेंडर होता है, और जो न्यूमेटिक सिलेंडर है इसमें जो एयर जो जाती है किसके थ्रू जाती है, रिजर्वायर पाइप के थ्रू जाती है। अभी जो न्यूमेटिक यूनिट है इसमें 5/2 मैग्नेट वाल्व भी लगा होता है, और ये जो वाल्व होता है ये ये एयर प्रोवाइड करता है न्यूमेटिक सिलेंडर में। मतलब जो रिजर्वायर की जो एयर होती है वो न्यूमेटिक सिलेंडर में जाती है वाया 5/2 वाल्व, राइट। तो जो इलेक्ट्रिकल हेड होता है इसमें ऑपरेटिंग गियर होता है। इलेक्ट्रिकल हेड में जो इलेक्ट्रिकल हेड का जो मूवमेंट होता है किसके वजह से, ऑपरेटिंग गियर के वजह से और न्यूमेटिक एयर के वजह से। अब ये जो न्यूमेटिक एयर है न्यूमेटिक सिलेंडर से होते हुए आती है। अब ये जो न्यूमेटिक सिलेंडर है इसमें जो एयर आती है वो MR पाइप से आती है वाया 5/2 वाल्व, राइट। तो ऑपरेटिंग गियर कैसा मूव होता है, गाइडिंग एलिमेंट के थ्रू। जो ऑपरेटिंग गियर है इसमें ऑपरेटिंग गियर में गाइडिंग एलिमेंट मिलता है और ये न्यूमेटिक सिलेंडर मिलता है, और जो न्यूमेटिक सिलेंडर होता है इसमें एयर जाती है रिजर्वायर पाइप के थ्रू वाया 5/2 वाल्व, जिसके वजह से होता है क्या, जो इलेक्ट्रिकल हेड होता है वो मूव होता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अब जो इलेक्ट्रिकल हेड होता है इसमें गाइडिंग एलिमेंट भी होता है। जो गाइडिंग एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रिकल हेड को गाइड करता है कि मतलब कौन से डायरेक्शन में जाना है। OHE में अगर हम लोग देखें, दो तरीके की OHE होती है, ROCS रिजिड ओवरहेड कंडक्टर सिस्टम जो कि अंडरग्राउंड में लगा होता है, और FOCS फ्लेक्सिबल ओवरहेड कंडक्टर सिस्टम जो कि इलेवेटेड लगा होता है, राइट। OHE दो तरीके की होती है, ROCS FOCS। ROCS रिजिड ओवरहेड कंडक्टर सिस्टम जो कि अंडरग्राउंड में लगा होता है, FOCS फ्लेक्सिबल ओवरहेड कंडक्टर सिस्टम जो कि इलेवेटेड लगा होता है। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इन बिटवीन 2 मास्ट वी प्रोवाइड 7 ड्रॉपर। 2 मास्ट के बीच में कितना ड्रॉपर प्रोवाइड किया जाता है, 60 ड्रॉपर प्रोवाइड किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 मास्ट के बीच में कितना ड्रॉपर प्रोवाइड किया जाता है, 60 ड्रॉपर। सेक्शन इंसुलेटर इज प्रेजेंट बिटवीन 2 सेक्शन। जो सेक्शन इंसुलेटर होता है 2 सेक्शन के बीच में प्रेजेंट होता है। ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस में अगर हम लोग देखें, ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस में वेट टेंशनिंग होता है, गैस टेंशनिंग होता है और स्प्रिंग टेंशनिंग होता है। तो इससे पहले हमने बात किया था ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस के बारे में। जो ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस होता है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्टर के कांस्टेंट टेंशन को मेंटेन करने के लिए। क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से होता है कि जो कंडक्टर का जो टेंशन होता है वो वेरी कर रहा होता है, जो कि अनडिज़ायरेबल होता है ट्रेन के पेंटोग्राफ के लिए। तो जो कंडक्टर का जो टेंशन है वो हमें कांस्टेंट रखना है, तो इसलिए हमने ऑटो टेंशनिंग डिवाइस प्रोवाइड करा है। ऑटो टेंशनिंग डिवाइस में वेट टेंशनिंग होता है, गैस टेंशनिंग होता है, स्प्रिंग टेंशनिंग होता है। वेट टेंशनिंग में वजन लगाया जाता है, गैस टेंशनिंग में SF6 गैस होती है, स्प्रिंग टेंशनिंग में स्प्रिंग टाइप का मैकेनिज्म होता है।
500 mm gap of insulated overlapping should not be more than 500 mm, अदरवाइज पेंटो माइट डैमेज। यहाँ पर अगर हम लोग देखें दो तरीके की ओवरलैपिंग होती है जिसके बारे में हमने बात किया ऑलरेडी। पहली जो ओवरलैपिंग होती है वो होती है इंसुलेटेड ओवरलैपिंग और दूसरी जो ओवरलैपिंग होती है वो होती है अनइंसुलेटेड ओवरलैपिंग। तो जो इंसुलेटेड ओवरलैपिंग है इसमें जो गैप है वो कितना mm का होना चाहिए, 500 mm का होना चाहिए। 500 mm गैप ऑफ इंसुलेटेड ओवरलैपिंग, राइट। अगर गैप अगर 500 mm से ज़्यादा होता है इंसुलेटेड ओवरलैपिंग में तो ऐसे केस में पेंटोग्राफ डैमेज हो सकता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें न्यूट्रल सेक्शन में अगर वीसीबी अगर ओपन नहीं होगी तो ऐसे केस में क्या होगा, स्पार्किंग होगी। तो न्यूट्रल सेक्शन में क्या होना चाहिए, ट्रेन की जो वीसीबी हो क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। न्यूट्रल सेक्शन में अगर वीसीबी ओपन नहीं होगी तो ऐसे केस में क्या होगा, ट्रेन में स्पार्किंग होगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 26 mm न्यू कार्बन स्ट्रिप, जो कार्बन स्ट्रिप होती है जब वो नई होती है तो उसका जो mm होता है वो कितना होता है, 26 mm। इफ़ पेंटो कॉक इज कट देन पेंटो विल कम डाउन। एक कॉक होता है पेंटो के लिए जिसे बेसिकली बोला जाता है पेंटो कॉक। अगर पेंटो कॉक को अगर कट कर दिया जाए तो ऐसे केस में जो पेंटोग्राफ होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, राइट। तो जो नई कार्बन स्ट्रिप होती है उसकी जो mm होता है 26 mm। नो ग्रूव इन पेंटोग्राफ, प्रॉब्लम पेंटो हाई प्रेशर चीप इन कार्बन रिस्पॉन्सिबल फॉर OHE डैमेज। तो यहाँ पर ये पेंटोग्राफ से हम लोग पेंटोग्राफ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कशन किया, जैसे कि हमने बात किया न्यूट्रल सेक्शन में जो वीसीबी है अगर वो ओपन नहीं होती है तो ऐसे कि इसमें स्पार्किंग होगी। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि न्यूट्रल सेक्शन में जो वीसीबी है वो ओपन होना चाहिए ताकि स्पार्किंग को प्रिवेंट किया जाए। नए कार्बन स्ट्रिप कितना mm की होती है, 26 mm की होती है। अगर पेंटो का कॉक होता है जिसे बोला जाता है पेंटो कॉक, अगर पेंटो कॉक को अगर कट कर दिया जाए तो ऐसे कि इसमें पेंटोग्राफ नीचे आ जाएगा। पेंटोग्राफ में कोई ग्रूव नहीं होना चाहिए, पेंटोग्राफ में कोई ग्रूव नहीं होना चाहिए। अगर ग्रूव हो जाएगा तो OHE वो ग्रूव में फंस जाएंगे और पेंटोग्राफ पूरा डैमेज हो जाएगा। पेंटो में प्रॉब्लम क्या क्या होती है, प्रॉब्लम इन पेंटो हाई प्रेशर चीप इन कार्बन स्ट्रिप लूज कनेक्शन। हाई प्रेशर चीप इन कार्बन स्ट्रिप और लूज कनेक्शन, राइट। तो ये पेंटोग्राफ में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। पेंटोग्राफ के बारे में डिटेल में डिस्कशन करना है हमें। तो पेंटोग्राफ में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, हाई प्रेशर, और यही रीज़न की वजह से हमने सेफ्टी डिवाइसेस प्रोवाइड करके रखा हमारी ट्रेन में। हाई प्रेशर के लिए, चीप के लिए पेंटोग्राफ, कार्बन स्ट्रिप चीपिंग या फिर ब्रोकन कार्बन स्ट्रिप, लूज कनेक्शन। तो प्रॉब्लम इन पेंटोग्राफ जैसे कि हाई प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर की वजह से पेंटोग्राफ इतना ऊपर चले जाएगा कि हमारी जो OHE होगी क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। चीप इन कार्बन स्ट्रिप में चीप, इसका मतलब इफ कार्बन स्ट्रिप इज ब्रोकन देन इट माइट लीक इन द न्यूमेटिक एयर ड्यू टू विच इट वुड बी अनडिजायरेबल एंड इट वुड कॉज प्रॉब्लम इन पेंटोग्राफ, जिसके वजह से होगा कि अल्टीमेटली OHE डैमेज हो सकती है। लूज कनेक्शन के वजह से भी हो क्या सकता है, हमारे पेंटोग्राफ में प्रॉब्लम आ सकती है, OHE डैमेज हो सकती है। पेंटोग्राफ में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, प्रॉब्लम को रेक्टिफाई नहीं किया गया विद इन स्पैन ऑफ टाइम, तो ऐसे केस में OHE डैमेज हो सकती है।